परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। भारत की तरफ से शायद कुछ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया गया, या बात ऐसी की गई कि उसको इस तरह देखा जा रहा है कि ये तो चाइना और पाकिस्तान के हवाले से बात की गई। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में हुई यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस फॉर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में यूके और फ्रांस ने कहा कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। सुरक्षा परिषद में सुधार पर यूएनएससी की वार्षिक बहस को संबोधित करते हुए शुक्रवार को फ्रांस के उप प्रतिनिधि नथाली बी एस्टिबल ने कहा कि फ्रांस स्थायी सीटों के लिए स्थायी सदस्य के रूप में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। साथ ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चाइना का नाम लिए बिना आतंकवाद फंडिंग पर जमकर लताड़ लगाई, जिस पर पाकिस्तानी आवाम और मीडिया का कहना है कि यदि इंडिया को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है तो पाकिस्तान की सुनने वाला कोई नहीं है। कश्मीर का जो इशू है वो भारत की फेवर में चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में ही जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में, वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारे हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। वजह क्या है कि मतलब मान लिया कि मोनोपोली कर रहे हैं अपना, एक वो उनकी पावर है दुनिया में, वजह क्या है पावर की? अभी अगर देखा जाए तो 18s 90s में अगर की बात की जाए इतना ज़्यादा ग्रो नहीं थे कर रहे। आज वो हर एक फील्ड में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो G20 के, अभी इस टाइम G20 की प्रेसिडेंसी भी उनके पास है। अब यूके और फ्रांस ये कह रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए। क्या वजह समझते हैं? देखिए, मैं बाकी फील्ड का नहीं, आईसीसी की बात की, फील्ड के बताता हूँ। 1972 से इन्होंने आईटी के जो है ना हर तरह के डिपार्टमेंट जो है ना हर स्टेट के अंदर कायम किए हैं। उसके बाद से आईटी इंडस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया। अभी करंट सिचुएशन ये है कि जो भी इनका बंदा बाहर आईटी में जाता है ना, वो पूरे ग्रुप्स तैयार करता है इंडिया के अंदर आईटी इंडस्ट्री के रिलेटेड। ठीक है ना, उनकी सारी एजुकेशन करता है और उन सबको जो है ना एरोप्लेन में बैठा के ले जाते हैं अपने अपने मुल्क के अंदर, और सारी की सारी जॉब जो है ना वो अपनी वहाँ मोनोपोली क्रिएट करते हैं एज अ पावर। जिस तरह गुंडागर्दी नहीं होती, एक पावर क्रिएट की हुई है, एक मोनोपोली के अंदर। मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। गुंडागर्दी क्या? एजुकेशन के अंदर गुंडागर्दी कैसी है? देखिए, एक मिनट, आपने बोला कि वो पहले उन्हें एजुकेशन देते हैं, फिर वहाँ जाके अपना सेटअप लगाते हैं। इसे तो हम बिजनेस कह सकते हैं, या इसे तो हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करना कह सकते हैं। गुंडागर्दी तो समझ, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज है कि पाकिस्तानी भी है वहाँ पे ऑलरेडी, मैं हूँ जिस या हमारी जैसे तरह के हो रहे हैं, हमारी मोनोपोली क्रिएट नहीं हुई यूएस। हमारी गल हमें सीखना चाहिए ना उनसे। लेकिन अब मतलब हमारे वहाँ जो लोग जाते हैं वो तो वहाँ पे कहते हैं हम आ गए हैं, बाकी सारे लोग जो है ना भूल जाएं। ठीक है ना, उल्टा वो हमसे फ्रीलांसिंग के थ्रू हमसे सस्ता काम करवा के और हमें इधर रोक देते हैं। वो लोग ना अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और सबको लेके जाते हैं और वहाँ पे पावर क्रिएट करते हैं हर तरह से, तभी उनकी मोनोपोली है ना। और आज नहीं तो कल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जिस तरह वो उनकी पावर बढ़ रही है, एक ना एक वक्त पे शायद वो बन ही जाए परमानेंट मेंबर। ये देखें, ये जो आपने बात की इससे मैं एग्री करता हूँ कि वो अगर कोई उनका वहाँ फॉरेन जाता है, वहाँ पे अपना अगर सेटअप लगाते हैं तो पीछे से दूसरे स्टूडेंट्स को भी वो ट्रेन करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। इन्हें गुंडागर्दी नहीं, इसे आप एक शॉप माइंडेड क्रिएट करना क्या। पाकिस्तान वाले ये अगर करते हैं कि जाते हैं, अगर बाय चांस चले जाते हैं तो माइंडसेट की बात है, उनका ग्रोथ माइंडसेट है। ठीक है ना, हम लोग जो एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए हैं। हमें ये लगता है शायद ये मेरी सीट ना ले ले। हमें सीखना चाहिए उनसे, मतलब पॉजिटिविटी उनसे लेनी चाहिए, नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। ज़बरदस्त इस चीज़ से एग्री करता हूँ। क्या वजह है कि उनका एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो गया, और क्या वजह है कि दूसरे जो कंट्रीज हैं, खासतौर पे फ्रांस की अगर बात करें, यूके की बात करें, यूके के आपको पता है पीएम भी जो है वो इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सुनक, शायद आपको पता होगा। भारत की तरफ से शायद कुछ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया गया, या बात ऐसी की गई कि उसको इस तरह देखा जा रहा है कि ये तो चाइना और पाकिस्तान के हवाले से बात की गई, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि NMFT की जो कॉन्फ्रेंस की, नो मनी फॉर टेरर, इसके ऊपर उनकी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इम्पोज कॉस्ट ऑन नेशंस, कि उन कौमों पर और नेशंस पर जो है उन्होंने कहा कि उसके लिए जो कौमें दहशतगर्दी को सपोर्ट करती हैं,
اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ impose cost on nations which back terror. کچھ کنٹریز ایسے ہیں کہ جو فورن پالیسی جو ہے وہ دہشت گردی کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں کہ ایز اے پارٹ آف دیئر فورن پالیسی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، یعنی پاکستان تو FATF کی گرے لسٹ سے بھی نکل گیا، اور لیکن پھر بھی کیا یہ جو ہے یہ چائنا اور پاکستان کے حوالے سے ہی یہ بات کی گئی؟ دیکھیں جی، جب یہ کوئی بھی کسی قسم کی ایکسچینج ہو رہی ہو ان ملکوں کے درمیان اس خطے میں، خواہ وہ انڈیا پاکستان ہو اسپیسیفکلی، اور کسی حد تک چائنا بھی اس میں کبھی کبھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی بہت زیادہ گیس لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کس نے کس کے بارے میں کہا ہے. آپ اگر بات کریں ٹیررزم کی اور فارن پالیسی میں ٹیرر فنڈنگ کی، تو اس بات انڈیا کی طرف سے ہو رہی ہو تو ظاہر ہے اس میں 100% ایک شوہر اور ایبسلوٹ قسم کے یقین کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ پاکستان کی طرف سے ہے، چونکہ اس میں ظاہر ہے اس خطے میں نہ تو کوئی ایسا ملک ہے جس پہ یہ چارجز ہوں کہ وہ ٹیرر کو فنڈ کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی ایسے ملک کی ایسی فارن پالیسی ہے جس کا تعلق کسی طریقے سے ٹیررزم کے ساتھ بنتا ہو. تو اب ظاہر ہے کہ یہ جو اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں تو آپ صرف کرنٹ افیئرس پہ بات نہیں کرتے کہ اس وقت ایز وی اسپیک ان نومبر آف 2022، بلکہ آپ پورا ایک پرسپیکٹو لے کے بات کرتے ہیں، اور اس میں اسپیسیفکلی آپ جب ایک کنٹری کی طرف سے بول رہے ہوتے ہیں تو اس کی طرف سے پھر آپ کو ظاہر ہے پورا جو نیریٹو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے. اب انڈیا کا بنیادی طور پہ یہ ریکگنائز قسم کا اور فریکوینٹلی جو ہے وہ سائٹڈ قسم کا نیریٹو جو ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان جو بڑے بڑے پرابلم ہیں ان میں پرابلم نمبر 1 جو ہے وہ ٹیررزم ہے. اور یہ بات انڈیا گزشتہ کے حوالے سے تو یہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے ڈسکشن اس پہ ہو رہی ہے. تو اب یہ الگ بات ہے کہ آپ جس موقع پہ بات کر رہے ہوں اس وقت سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہو. تو اس حوالے سے ظاہر ہے انہوں نے اس اعتبار سے جو بات کی ہے اس کا بھی اشارہ اسی طرف ہے. آلدو کہ گزشتہ 3-4 سالوں میں اس طرح کے کوئی واقعات نہیں ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ دہشت گردی پہ بات کریں گے، کسی کانفرنس میں بات ہوگی یا کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہے یا پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی سامنے آئے گی. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ابھی تک جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے درمیان اگر آج بھی آپ بات کریں، حالانکہ ابھی کوئی کراس بارڈر دہشت گردی یا کوئی اس طرح کا ریسنٹ واقعہ نہیں ہوا، لیکن اب بھی اگر آپ انڈیا پاکستان سے بات کریں کہ ان کے درمیان تعلقات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے، تو انڈیا کی طرف سے یہی جواب ہوگا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کو فنڈنگ ہوتی ہے اور ان کی فارن پالیسی میں یہ ایک عنصر شامل ہے. حالانکہ ابھی موجودہ حالات میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے، لیکن میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں کہ یہ جو بہت زیادہ ایک لمبے عرصے سے ڈسکشن دونوں طرف سے ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ایک پورا ایک نیریٹو ہے جو نہ صرف انڈیا کی طرف سے بلکہ اس کو انٹرنیشنلی بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں اگر اس موضوع پہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو کچھ ملک جو ہیں وہ اس کو اسی طریقے سے سائٹ کرتے ہیں